हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सरोस्ती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनील आज आपको लूसेंट पढ़ाऊंगा। ये लूसेंट सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो हो चुकी है जो कि जीव विज्ञान की है। उसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर जैव विकास देखेंगे। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जैव विकास। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा आधिकारिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। कहा जाता है कि जीव जंतुओं की रचना कार्य की एवं रासायनिक, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लैमार्क, डार्विन, बैलेस, डीवरीज आदि ने जैविक विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। चलिए अगले देखते हैं। इन्हीं में से एक प्रमाण हो जाएगा वर्गीकी से प्रमाण। फिर दूसरा तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिक से प्रमाण, आनुवांशिक से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। अब हम देख लेते हैं समजात अंग क्या होते हैं। समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमरस, रेडियोअल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि पसलियां होती हैं। इनका भ्रूणिकीय विकास भी एक सा होता है परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े के टांग दौड़ने के लिए एवं मनुष्य के हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होती है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण तितली, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना उनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ के 4 लंबी अंगुलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से होती है। अब हम देख लेंगे अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों से पूर्ण विकसित होते हैं परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण कर्ण पल्लव मतलब पिन्ना, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आदि। नोट हम देख लेते हैं।
मनुष्य के लगभग 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। मतलब हम देखेंगे इसमें मनुष्य में लगभग 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जीवों का विकास भी सरीसृप से हुआ है। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। अब हम देख लेंगे जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जैसे लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। हम इनमें से देख लेंगे। तो पहले लैमार्कवाद को। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलासफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। इसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण जिराफ के गर्दन का लंबा होना। अब हम नोट देख लेते हैं। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाती है। मतलब उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाती है। अब हम देख लेंगे डार्विनवाद। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन, इनका जन्मकाल 1809 से 1882 में था, ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। मतलब पूरे विश्व का भ्रमण किस जहाज से किया? बीगल नामक सर्वेक्षण जहाज से। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि कई जातियां बन जाती हैं। अब हम देखेंगे नव डार्विनवाद, नियो डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया। इसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। मतलब नव डार्विनवाद की उत्पत्ति किसने की? तो डार्विन के समर्थकों ने।
इनके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, इससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक हैं विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृतिवरण। आगे देखते हैं 4 नंबर पे जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जिनमें साधारण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बन जाती हैं, जिनमें जिन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी व्रीज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के प्रमुख 5 तत्व हैं, तो हम इन 5 तत्वों को देख लेते हैं। नंबर एक, नई जीव जातियों से उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होता, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। दूसरा नंबर देखेंगे, इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। अब हम आगे देखें 3 नंबर पे, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम 4 नंबर देख लेते हैं, सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। 5 नंबर देख लेते हैं, जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपर्युक्त उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। अब हम नोट देख लेते हैं इनका। जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। मतलब उत्परिवर्तन की परिभाषा क्या होगी, जिनके भीतर अनुक्रम आधार और परिवर्तन हो जाए तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। अब ये चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों सेशन अगर आज अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अनुवांशिकी, चैप्टर नंबर 4। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां और कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका समय 1822 से 1884 था, ने दी। इसी कारण इसे अनुवांशिकता का पिता कहते हैं। मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अब हम नोट देख लेते हैं। अनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विल्हेम जोहानसन ने दिया। मतलब विलियम वाटसन ने अनुवांशिकता शब्द दिया और जीन शब्द विलियम जोहानसन ने दिया। अब हम आगे देख लेते हैं। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संक्रिय व द्विसंक्रिय क्रॉस कहते हैं। एक संक्रिय क्रॉस, अब इसके बारे में जान लेते हैं। मेंडल ने एक संक्रिय क्रॉस के लिए लंबे कैपिटल टी एवं बौने स्मॉल टी पौधे के बीच क्रॉस कराया तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। अब आगे देखते हैं परिणाम क्या होंगे। तो देखिए,
कैपिटल टी कैपिटल जो लंबे पौधे थे, कृत्रिम परागण, और छोटे पौधे बौने पौधे स्मॉल टी तो इसमें हम इसको कैपिटल टी मान लेते हैं और इसको स्मॉल टी मान लेते हैं। और जब हम कृत्रिम परागण कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। सभी पौधे संकर लंबे F1 पीढ़ी के हैं। अब इसमें स्वपरागण होगा। स्वपरागण होने के बाद इसमें 3 निकलेंगे, शुद्ध लंबे, संकर लंबे, शुद्ध बौने, जिन्हें F2 श्रेणी कहा जाएगा। और शुद्ध लंबे में दोनों टी कैपिटल हो जाएंगे 25%, और संकर लंबे में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी 50% हो जाएंगे। और बौने शुद्ध बौने में दोनों स्मॉल टी हो जाएंगे और 25% हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं जब स्वपरागण फिर होगा, जब स्वपरागण फिर होगा इसमें, तब ये तीनों चेंज होंगे। जो शुद्ध लंबा वाला है ये हमेशा शुद्ध लंबे बने रहेंगे, और संकर लंबा वाला ये जो है 2 रूपों में टूट जाएगा, जिसमें से पहला रूप 3 प्रकार का होगा, जिसमें 75% लंबे होंगे और एक जिसमें 25% शुद्ध बौना होगा। अब शुद्ध बौना जब स्वपरागण होगा तो ये हमेशा शुद्ध बौना ही बनेगा, और ये हमारी पीढ़ी 3rd आ गई। अब तक पीढ़ी 2nd थी। अब अतः F2 पीढ़ी का पौधे का फिनोटाइप अनुपात 3:1 है और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। हम इसको यहाँ से देखेंगे। जो ये जीनोटाइप अनुपात की बात कर रहे हैं, यहाँ से 25 से कट जाएगा 1 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, यही है मेरा जीनोटाइप। और ये जो फिनोटाइप की बातें हो रही हैं 3:1 की, यहाँ से है 25 × 75, 25 से के 1। अब हम आगे देख लेते हैं। द्विसंक्रिय क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंक्रिय क्रॉस के लिए गोल और पीले बीज कैपिटल आर कैपिटल वाई व हरे एवं झुर्रीदार बीज स्मॉल आर स्मॉल वाई से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल और पीला बीज प्रभावी होते हैं। आगे देखते हैं। इसमें गोल और पीला जो है, जो सारे कैपिटल में है आर और वाई, और झुर्रीदार और हरी जो स्मॉल में है आर वाई। जब इनका संकर कराया गया तो ये इसमें से एक कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमिट हो जाएंगे, और इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमिट होके, और ये हमारी पीढ़ी 1st है, जिसे हम पैतृक पौधा कहेंगे। और ये जब मिलेंगे, जब स्वपरागण हो जाए उसके बाद क्या होगा, कैपिटल आर यहाँ से कैपिटल आर यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से, ये दोनों और ये दोनों मिल करके ये बनाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। गोल और पीला संकर बीज तैयार होगा, जो कि पीढ़ी 1st है। अब इसके बाद स्वपरागण फिर होगा, तो इसमें 2 बनेंगे। अब आगे देखते हैं। इसमें 2 बनेंगे, एक बनेगा ये RRYY जो कि गोल और पीला होगा, दूसरा भी RRYY बने गोल और पीला। अब इसमें हम नर युग्मक देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा है नर युग्मक, यहाँ पे मादा युग्मक। नर वाले हमारे हो जाएंगे कैपिटल RY, कैपिटल R स्मॉल वाई, स्मॉल r कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल RY। और उसी प्रकार यहाँ से भी बना लेंगे RY कैपिटल में, कैपिटल R स्मॉल वाई, स्मॉल r कैपिटल वाई, और दोनों स्मॉल में। और हम देखिए इसमें क्या बनेगा, जब ये दोनों जुड़ेंगे ये तो यहाँ पे बन जाए कैपिटल R कैपिटल वाई, तो शुद्ध हुआ पीला, ये शुद्ध हो जाएगा, गोल और पीला बनेगा।
और जब ये यहाँ से कराएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन जाएगा, जो कि गोल और पीला होगा, लेकिन ये अशुद्ध होगा। यहाँ पे शुद्ध था, ये अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार ये सारे इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ से ये सारे, फिर ये भी कराएगा, फिर ये भी कराएंगे। ये चारों, ये चारों से, इस चारों से अलग अलग करा के अलग अलग इसमें मैटर बनाएंगे। और हम आगे देख लेते हैं। अतः F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 है प्राप्त होता है, जबकि F2 पीढ़ी के पौधे का जीनोटाइप अनुपात 1:1:2:1:4:2:1:1:2:1 प्राप्त होगा। अब उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियमों में से पहला और दूसरा नियम एक संक्रिय क्रॉस के आधार पर व तीसरा नियम द्विसंक्रिय क्रॉस के आधार पर है। तो मेंडल के हम नियम देख लेते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता और माता के संकरण करने से प्रथम पीढ़ी के प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी से प्रकट होता है। अब हम देख लेते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब हम तीसरा नियम देख लेते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। अब हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम दिया। मतलब ये जेनेटिक्स नाम किसने दिया? डब्ल्यू वाटसन ने। कब दिया? 1905 में। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, जोहानसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। जीन शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसन ने। कब किया? 1919 में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, फिनोटाइप। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारी में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखेंगे उन्हें फिनोटाइप और जीनोटाइप। जीनोटाइप जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहा जाता है, जो कि कारकों जिनका बना होता है। अगला देख लेते हैं, युग्म विकल्पी। एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे की युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। अगला देखते हैं, सहलग्नता, लिंकेज। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं। लिंग सहलग्न जीन लिंग सहलग्न गुणों को
संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जिन ही लिंग संलग्न जिन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों में पड़ता है। आगे देखते हैं। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने 1910 में की थी। मनुष्य में कई लिंग संलग्न गुण जैसे रक्तवर्णता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होती है। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ जीवजात और उनके गुणसूत्र, मतलब किस जीव में कितने गुणसूत्र होते हैं। एस्केरिस में 2 होते हैं, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, प्याज में 16, मक्के में 20। मक्के में 20 गुणसूत्र होते हैं, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 और 36 होते हैं गुणसूत्र। बिल्ली में 38, चूहा में 40, रैट में 42। हाँ देखिए यहाँ पे चूहा 2 है, एक माउस है, एक रैट है, तो माउस में 40 होंगे, रैट में 42 होंगे। गेहूं में 42 होते हैं, खरगोश में 44, मनुष्य में 46 होते हैं, आलू में 48, चिंपैंजी में भी 48 होता है, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ते में 78, कबूतर में 80, टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600 गुणसूत्र। अब आगे देखते हैं मानव अनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स। गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण W. वल्डेयर ने 1888 में किया। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? W. वल्डेयर ने। कब किया? 1888 में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को जीनोम कहा जाता है। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। आगे देखते हैं। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होते हैं तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन है। सिस्ट्रॉन उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटान तथा पुनः संयोजन की इकाई रेकान कहा जाता है। ये एस बेंजर की आधुनिक विचारधारा के अनुसार कहे गए, जो कि 1956 में कहा गया। मानव में 20 आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। एमिनो एसिड कितने पाए जाते हैं? 20 मानव में। आर्थर कोर्नबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की। मतलब डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की? आर्थर कोर्नबर्ग ने 1962 में, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, मतलब 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से और दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। शुक्रजन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी X गुणसूत्र आता है, अर्थात 22+X, और आधे वे जिसमें 23वीं जोड़ी Y गुणसूत्र आता है, 22+Y। नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22+X तथा 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलते हैं तो युग्मनज जाइगोट में 23वीं जोड़ी XX होगी। और इससे बनने वाले संतान लड़की होगी।
इसके विपरीत किसी अंडाणु में Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान के लिंग पर निर्धारण के अनुसार के लिए उत्तरदायी होता है। नोट हम देख लेते हैं। परकनली शिशु के मामले में निषेचन परकनली के अंदर होती है। आगे देखते हैं। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए DNA फिंगरप्रिंट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। DNA फिंगरप्रिंट पितृत्व मतलब कौन पिता है, तो इसमें DNA फिंगरप्रिंट का तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों बाद 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं। अब सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसके आगे 2 चैप्टर कल ख़त्म करेंगे।